और उन्होंने संविधान लिख करके संविधान सभा के सामने रखा। इसके बाद इस देश के उन ऊंची जाति के लोगों को यह आभास हुआ कि यदि यह संविधान लागू होगा तो संविधान में जो सॉवरेंटी है, जो संप्रभुता है, संप्रभुता है, जो ताकत है इस देश की जनता के अंदर है, इस संविधान ने इस देश की जनता को ताकत दिया है। जिस दिन इस जनता के अंदर चेतना आ जाएगी उस दिन वो जनता जो है अपने मर्जी से अपना सरकार बनाएगी। जिस दिन चेतना आ जाएगी, यहीं से शुरू होती है धर्म की राजनीति। संविधान की राजनीति में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देश की जनता को सॉवरेंटी है। देश के 90% लोग इस देश के मूल निवासी है। अगर सत्ता संविधान से चलेगी तो निश्चित रूप से कौन सत्ता का मालिक बनेगा? इस देश के SC ST OBC के लोग जो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोग सत्ता में आएंगे। ऐसी स्थिति में 26 जनवरी 1950 को यह आपको जानना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को एक तरफ भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ ग्रहण लेते हैं और इसके बाद वे बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं और 200 ब्राह्मणों के पैर धोते हैं, क्योंकि जो उनकी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो सबसे पहले नंबर पर ब्राह्मण है। उसी के अंदर व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में ताकत दी गई है। इसलिए उन्होंने सोचा कि धर्म की राजनीति करोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर, तीनों सेना का मालिक था, थल सेना, जल सेना, सबका मालिक था, वो जाकर के ब्राह्मणों के चरणों में झुकाया। इसका मतलब पूरे लोकतंत्र को ब्राह्मणों के चरणों में डाल दिया। तब से लेकर आज तक, नेहरू मंत्रिमंडल से लेकर आज तक आप देख सकते हैं कि चाहे स्टेट का मंत्रिमंडल हो, चाहे केंद्र का मंत्रिमंडल हो, उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है। हम कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मोदी मंत्रिमंडल में न SC दिखाई दे रहा है, न OBC दिखाई दे रहा है। और आज ये लोग सारा जलवा फेंक रहे हैं और उसी में हमारे लोग भी बह गए हैं। हमारे लोग भी बह गए हैं और हमारे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो आपके बीच में आएंगे कि हम आपके हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके बिरादरी के लोग हैं, हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अपने ही हैं, आपका ही दल है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जिसके एक हाथ में चिल्ला रहा संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश का संविधान खतरे में है। जरा उनसे पूछना अपने लोगों से, तुम एक तरफ तुम्हारे एक हाथ में परशुराम की कमान है तो दूसरे हाथ में संविधान है। ऐसा नहीं चल सकता, दोनों नहीं चल सकता है। एक तरफ धर्म की राजनीति, एक तरफ संविधान की राजनीति, दोनों एक साथ नहीं चलते। PPID, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा आस्था और विश्वास भारतीय संविधान में है और भारतीय संविधान के माध्यम से हम इस देश को प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए PPID आपके बीच में आई है और हमने अजय कुमार को पिरान करियर विधानसभा से आपके बीच में खड़ा किया है और हम आशा करते हैं कि आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप सुनने के बाद मोहल्ले में जाकर के हमारा सपोर्ट करेंगे और अजय कुमार के लिए वोट मांगेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुणराज। धन्यवाद और बहुत ही अच्छे विचार आपके बीच में रखे।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीडी बोरकर जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। इसकी जरूरत है? हाँ सर, ऐसा बोले तो आवाज आता है क्या? बाहर भी जानी चाहिए ना। अभी आपने काम की बात की। बराबर बराबर, बाहर बाहर जाने देते भाई, ये खास एंगेज हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे भाषण वाषण करना आता नहीं। अच्छा, आप लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम जिसने नहीं सुना है वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, मेरा ख्याल सभी ने सुना है। डॉक्टर अंबेडकर का नाम सभी ने सुना है। अच्छा, क्या किया उन्होंने, क्या किया डॉक्टर अंबेडकर ने, क्या किया? कब सुनाई आता? खड़े होकर बताओ जरा। अच्छा, संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। अच्छा, संविधान में क्या लिखा है आपके लिए? आपके लिए कुछ संविधान में लिखा है? बराबर का हिस्सा लिखा है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, मिल रहा है? हाँ, मतलब लिखा है बराबरी का और मिल नहीं रहा है। अच्छा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, मैं अभी शुरू करता हूं। एक महिला, इधर भी महिलाएं हैं, एक महिला अभी 1 मिनट पहले एक बच्चे को जन्म दिया। क्या किया? एक बच्चे को जन्म दिया 1 मिनट पहले, और ये बोल रही है कभी अभी इस बच्चे का गला दबाकर इसको मैं मारना चाहती हूं। मार सकती है? मार सकती है? बाबूजी मार सकती है? क्यों नहीं मार सकती? उसी का तो बच्चा 1 मिनट के पहले तो नहीं था। ये 1 मिनट पहले नहीं था। कार्यक्रम में हूं, मैं फोन करता हूं आपको। तो नहीं मार सकती, ऐसा आप सब लोग बोलते हैं। कहाँ लिखा है? कानून में, संविधान में। संविधान में कहा? वो मार नहीं सकती, उसका अधिकार नहीं। वो समाज का बच्चा है, वो देश का बच्चा। हाँ, तो ये संविधान में लिखा है कि एक माँ भी अपने बच्चे को मार नहीं सकती। इसका मतलब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उस बच्चे को सुरक्षित रखा है कि नहीं रखा? किसने रखा है सुरक्षित? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में जीने का अधिकार देकर अनुच्छेद 21 में उसको सुरक्षित बना दिया। फिर ये बच्चा पैदा हुआ। अब समस्या है, जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उस घर में उसकी लालन पालन करने की कोई व्यवस्था, के पास लालन पालन करने, तो उसके घर में पैसा नहीं है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने बोला भाई इस बच्चे का लालन पालन होना चाहिए। अगर ये नहीं तो ये मर जाएगा, फिर से मार नहीं सकते, लेकिन अगर इसका लालन पालन बराबर नहीं हुआ तो ये, और इसे जिंदा रहना, तो भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई ऐसा करो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत दिशा निर्देशक तत्व लिखे डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में। और बोला कि भाई इसका लालन पालन सरकारी खर्चे से होना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, जच्चा बच्चा स्कीम है कि नहीं? इधर है ना, जच्चा बच्चा स्कीम है कि नहीं है? कागज पे, पर वो स्कीम बनी, वो तो आगे आ रहा हो बाबूजी। जच्चा बच्चा स्कीम बनाने के लिए कहा और उसके तहत उसका लालन पालन करने के लिए कहा, ताकि वो उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तब भी वो जिंदा रहना चाहिए। फिर बच्चा 6 साल का हुआ। अब बोला ये 6 साल का बच्चा हुआ तो इसको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी अनपढ़ थे,
तो ऐसे ऐसा ये बच्चा अगर अनपढ़ रह जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये मजदूरी करना पड़ेगा इसको। तो भी डॉक्टर आम्बेडकर ने बोला कि इसकी शिक्षा की व्यवस्था सरकारी खर्चे से होना चाहिए। 6 साल से लेके 14 साल की उम्र तक उसकी शिक्षा का खर्चा किसने उठाना चाहिए? सरकार ने उठाना चाहिए। फिर बच्चा 10वीं हो गया, 10वीं बोला, 10वीं हो गया तो इसको नौकरी पानी तो मिलने वाली नहीं है, 10वीं कक्षा के बाद नौकरी पानी इसको मिलने वाली नहीं है, तो इसकी जो इसके घर में पैसा जाने की व्यवस्था नहीं होगी। जब इसके घर में पैसा नहीं जाएगा तो इनकी घर की स्थिति जो जैसे है वैसे ही रहेगी। तो भी डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको ज्यादा पढ़ाओ, 10वीं कक्षा से कोई जॉब नहीं मिलेगा। फिर इसको स्कॉलरशिप देने के लिए कहा, सरकारी खर्चे से इसको ग्रेजुएट करोगे। फिर बच्चा ग्रेजुएट हो गया, बोला ग्रेजुएट होने से क्या होता है, ग्रेजुएट हो गया तो इसके घर में थोड़ा ही पैसा जाएगा। तो फिर डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा इसको नौकरी दो, इसको सरकारी नौकरी दो। जब सरकारी नौकरी इसको मिलेगी तो इसके घर में पैसा जाएगा, तो इसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो इसको सरकारी नौकरी दो। कितने साल के लिए, कितने साल के लिए बाबूजी? अभी रिटायर नहीं, 60 साल तक इसको नौकरी दो और हर महीने इसके घर में पैसा जाना चाहिए। हर महीने मिलता है कि नहीं? हर महीने इसके घर में पैसा जाना चाहिए। इसको सरकारी नौकरी दी 60 साल तक। फिर बोला ये बूढ़ा हो जाएगा, ये कुछ कमाने लायक नहीं रहेगा, इसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कमाने लायक नहीं रहेगा तो खाने को क्या मिलेगा, ये तो मर जाएगा, ये मरना नहीं चाहिए। तो बोलो इसको पेंशन दो। क्या बोला डॉक्टर आम्बेडकर ने? क्या बोला? इसको पेंशन दो। कब तक, कब तक मिलता है पेंशन? पूरी आयु तक जब मर जाए जब तक। हाँ, तो डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत के संविधान में पैदा होने से लेके मरने तक की व्यवस्था जनता के लिए किया कि नहीं किया? लेकिन बताया क्या गया हम लोगों को? अच्छा ये बताइए, डॉक्टर आम्बेडकर अछूत जाति से थे कि नहीं थे? तो ब्राह्मणों ने क्या बोला? ये अछूत है। कौन है? अछूत है। तो क्या डॉक्टर आम्बेडकर ने सिर्फ अछूतों के लिए भारत के संविधान में ये लिखा? तो फिर डॉक्टर आम्बेडकर अछूत है या मानवतावादी है? लेकिन समझाया क्या गया? डॉक्टर आम्बेडकर अछूत है। तो डॉक्टर आम्बेडकर ने इस देश के, अच्छा ऐसा तो नहीं कहा कि भाई ब्राह्मण के घर में अगर पैदा हुआ बच्चा तो वो मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोला क्या? डॉक्टर आम्बेडकर ने इस देश के हर नागरिक की व्यवस्था की भारत के संविधान में। अब जो भारत के संविधान में ये सब व्यवस्था करने के बाद हमें जमीनी स्तर पर क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है क्या आप सभी को ये सब कुछ मिल रहा है? इसका मतलब इस देश में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग भारत के संविधान में जो बराबरी की व्यवस्था डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखा, जो हर एक व्यक्ति के लिए व्यवस्था करके लिखा, जन्म से लेके मरने तक, उस व्यवस्था को सत्ता में बैठे हुए लोग जमीनी स्तर पर उस व्यक्ति तक, समाज के उस सिटीजन तक वो पहुंचने नहीं दे रहे। इसका मतलब कोई रोक रहे हैं। मतलब हमारे लिए व्यवस्था होने के बावजूद वो हम तक ना पहुंचे। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? तो वो वही लोग हैं भारत के संविधान लागू होने के पहले इस देश का एक संविधान और था। कौन सा संविधान था वो? कौन सा संविधान था? अरे मरे मुझे सुनने को कम आता भाई। हाँ, कौन सा था संविधान? हाँ, वो दीदी बोली वो मनुस्मृति एक संविधान था। उसमें लिखा था कि चातुर्वर्ण की व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण को अधिकार है, उसमें क्षत्रियों को अधिकार है, उसमें वैश्यों को अधिकार है,
और शूद्र जातियां जिनका इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा संस्कृत में बताया, ये सब लोग तेली माली साली कोड़ी कुर्मी कहार सब चमार सब इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्या लिखा? इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने क्या करना चाहिए? ये तीन जो ऊपर शेडी वाले हैं, शेडी वाले समझते कि नहीं? इधर मुझे पता नहीं ना इधर की क्या भाषा है, तुम शेडी वाले समझते हो? अभी हमारे लोग भी शेडी रखते हैं, मुझे पता है। हाँ, उन तीन वालों के बोल रहा हूं, शेडी वाले। उन्होंने बोला कि इन लोगों ने उनकी सेवा करना चाहिए और उसका मुंह बदला को क्या बोलते उसको जो उसके बदले जो उसको पैसा वैसा मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलना चाहिए। फ्री में उनकी सेवा करना चाहिए, ऐसा लिखा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो लिख दिया अनुच्छेद 13 में कि मैं ये अपने पेन की कलम से मनुस्मृति को खारिज करता हूं। खारिज कर दिया मनुस्मृति को, सारे कानून सब जितने भी मनुस्मृति में लिखा है खत्म। हुआ क्या? जिन लोगों को अधिकार थे और जिन लोगों को अधिकार नहीं थे, उन लोगों को एक लाइन में लाके बिठा दिया, उनको ऊपर से नीचे उतारा, भाई इधर बैठो इनके बराबर। तो जब उनको नीचे उतार कर इनके बराबर बिठा दिया तो उनको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? जिनको ऊपर से नीचे उतारा डॉक्टर अंबेडकर ने एक लाइन लिख के कि अभी तुम ऊपर नहीं भाई नीचे इनके बराबर, तो उनको हुआ दर्द कि इन लोगों को हमारे साथ लाके बिठा दिया। तो उन लोग ही है भारत का संविधान लागू होने के बावजूद 26 जनवरी 1950 में वही लोग हैं, वो लोग जो अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की संविधान में दिया वो आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो मोदी, क्या वो सोनिया गांधी वो खुद होके वहां जाके बैठी? वो खुद होके कि भाई अभी चाय पानी हो गई, सुबह का नाश्ता हो गया, अब चलते प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की, प्रधान की कुर्सी में खुद जाके बैठे चाय नाश्ता होने के बाद? आप ही लोगों ने भेजा? अच्छा अच्छा, काय से भेजा? काय से भेजा? वोट? वोट क्या होता है? क्या होता है? मुझे वोट अंग्रेजी नहीं आती मुझे बराबर। क्या होता है वोट? मत आपके पास है? किसके किसके पास मत है? हाथ ऊपर करो। है सबके पास है, सबके पास है, है सबके पास है। अच्छा देखो, दिखाओ तो, ये मेरे पास मोबाइल है, देख लिया आपने? मेरे पास मोबाइल है तो मैंने दिखाया कि नहीं आपको? अब आप बोल रहे आपके पास मत है तो दिखाओ। अरे ये तो गलत बात है ना। है? आपके पास, मेरे पास मोबाइल है, मैंने दिखा दिया, आपके पास मत है, आप दिखा नहीं रहे। तो मतदान तो उसी दिन होगा। 14 तारीख को दिखाएंगे तो उनको तो, पर मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तो ये जो है, ये दीदी जो बोल रही है वो मत जो है ये दिखाया नहीं जा सकता, ये उसका जवाब है दीदी। ये मानसिक स्थिति है, ये सामाजिक मानसिक स्थिति है मत। तो ये मत क्या आप लोगों ने ये मत मोदी को ये कहीं कर दिया, ये मोदी, ये सोनिया गांधी, ये मेरा मत लो, पार्लियामेंट में जाओ, प्रधानमंत्री बनो, और बनने के बाद मेरे बाल बच्चों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बनने के बाद मेरे बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। क्या ऐसा मत दिया था बाबूजी? ऐसा तो नहीं दिया ना? तो आप लोगों ने ऐसा मत दिया होगा, ए मोदी, ए सोनिया, ये मेरा मत लो, संसद में जाओ,
प्रधानमंत्री बनो और ऐसी व्यवस्था करो कि मेरे बाल बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, मेरे बाल बच्चों को नौकरी। ऐसा ही तो दिया होगा ना मत आपने, ऐसा ही दिया होगा ना। 70 साल ऐसा ही मत दिया ना। 70 साल आप ऐसा मत दिया तो उन्होंने ऐसा किया कि उल्टा किया? हा? तो जिन्होंने आपके साथ उल्टा किया उसका क्या करना चाहिए? उनको उल्टा टांगना चाहिए। जिन्होंने आपके साथ उल्टा किया उनको उल्टा टांगना चाहिए। और उल्टा टांगने की ताकत डॉक्टर अंबेडकर ने इस उंगली पे दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो ताकत दिया वो इस उंगली पे दिया। कितनी ताकत है इसमें बताया बाबूजी आपको? मैं बताता हूं कितनी है। भगवान कृष्ण का नाम सुना है आपने? सुना है? अच्छा, तो हमने भी सुना है उसका नाम। हम पढ़ते नहीं पर सुना है कि उसके उंगली में बहुत ताकत थी। ये वाली उंगली में, ये वाली जो उंगली है ना, इसमें बहुत ताकत थी उसके। कितनी थी? इस उंगली पे उसने एक पहाड़ उठाया था। बोले कौन सा पहाड़? ये तो बताए ना आपको भाई। भगवान कृष्ण के इस उंगली में बहुत ताकत थी। उसने एक पहाड़ उठाया था, उस पहाड़ का नाम था गोवर्धन पहाड़। तो उसमें जितनी ताकत थी उससे ज्यादा ताकत डॉक्टर अंबेडकर ने इस उंगली पे दिया। उससे ज्यादा ताकत डॉक्टर अंबेडकर ने इस उंगली पे दिया और कहा इनको पटकी मारो, ये उल्टा कर रहे हैं। इतनी ज्यादा ताकत इस उंगली में दिया। लेकिन हमने इस ताकत को समझा या नहीं समझा? हमने इस ताकत की, अपनी उंगली की ताकत को सही नहीं समझा और उसका सही प्रयोग नहीं किया और इसलिए हमारी हालत ऐसे है। ऐसा क्यों किया हमने? हमने ऐसा क्यों किया कि जो हमारे दुश्मन है, जिन्होंने सदियों से हमको छला, उन लोगों को हमने क्यों भेजा वहां? तो हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, आप भी महाराष्ट्र से बोला था ना, तो आपको पता होगा उधर महाराष्ट्र में एक कहावत है, कुराडीचा दांडा गोतास काढ, है क्या? है बोल रहे मैं भी महाराष्ट्र से हूं ना। कुराडी का दांडा गोतास काढ, इसका हिंदी में होता है, इधर कुलाड़ी होती है, कुलाड़ी काय, और उसमें डंडा भी होता है। काय का होता डंडा? लकड़ी का होता है। अच्छा, और डंडा कुलाड़ी में जाने के बाद कटाई किसकी होती है? डंडा कुलाड़ी में जाने के बाद कटाई लकड़ी की होती ना, होती नहीं होती? अच्छा, ये डंडे को पता होता, ये डंडे को अगर पता होता कि कुलाड़ी में जाने के बाद मेरी कटाई होने वाली है बाबूजी, ये डंडे को अगर पता होता कि कुलाड़ी में जाने के बाद कटाई मेरी होने वाली है, तो डंडा कुलाड़ी में जाता? जाता? इसका मतलब डंडा अज्ञानी था। डंडा अज्ञानी था और इसलिए डंडे की लकड़ी की कटाई हुई। तो अभी हमारी कटाई हो रही कि नहीं? 70 साल से हमारी 70 साल से कटाई हो रही कि नहीं? तो डंडा कौन और कुलाड़ी कौन? डंडा कौन और कुलाड़ी कौन? हम डंडा, वो कुलाड़ी। तो ये सब अज्ञान की वजह से हुआ। हमें पता नहीं था हमारे उंगली की ताकत कितनी है। तो ये उंगली की ताकत दिखा देने का समय आ गया है हमारे। अभी आया कि नहीं आपके यहाँ? अगर आप ऐसा ही उनको देंगे कि ये हमारे जाति का है, ये हमारे धर्म का है, तो फिर ये ऐसे ही चलते रहेगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैंने आपको इस देश के वर्चुअल रूलर बना दिया है, हुक्मरान बना दिया है आपको। कैसे? ये ताकत देखिए। अगर इसका आप सही प्रयोग करते हैं
तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी जिन जातियों के नाम इन्होंने लिए, अछूतों के भी नाम लिए और जो ओबीसी की जातियां उनके भी नाम लिए ना, मुझे ज्यादा आती नहीं पर वो क्या कौन सी भाषा बोलते हैं उसको, संस्कृत वो नहीं आती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा, ऐसा समझा मुझे। इनको अगर ये इकट्ठा आ जाते और इसकी उंगली का सही प्रयोग करते हैं तो इनको इस देश की सत्ता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आप ये देखेंगे कि वो लोग वहां बैठे हुए हैं 70 साल से, हमारी अज्ञान की वजह से गए हैं, वो देना नहीं चाहते, उनको भारत का संविधान समझ में नहीं आता। ऐसा हमने समझना मूर्खता होगी कि नहीं होगी? उनको भारत का संविधान समझ में नहीं आता, ऐसा अगर हम समझते हैं तो हमारी मूर्खता है। उनको समझ में आता है, उसके बावजूद नहीं दे रहे, इसका मतलब है वो देना नहीं चाहते। लेकिन क्या आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते? बताइए। वो हमारे अधिकार भारत के संविधान में जो लिखा है डॉक्टर बाबा साहब, वो देना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते? अब वो देना नहीं चाहते और हम लेना चाहते तो क्या होगा? वो देना नहीं चाहते और हम लेना चाहते तो क्या होगा? धक्का देकर किसी और को लाऊंगा नहीं, वो तो करोगे, लेकिन लड़ाई होगी। एक बाप के 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और चॉकलेट उसने एक लाया। कितना लाया चॉकलेट? और 2 बच्चों को ऐसा दिया तो क्या होगा? लड़ाई होगी। लड़ाई तो वैसे ही वो देना नहीं चाहते, एक बच्चा दूसरे को देना नहीं चाहता, लड़ाई लड़ते ना, तो वो देना नहीं चाहते हमारे अधिकार और हम लेना चाहते, तो लड़ाई होगी बिना लड़ाई से। और वो लड़ाई जो है उसके लिए फिर लड़ाई होती तो क्या होता है? लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए? अरे लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए? अरे भारत सरकार, भारत की लड़ाई पाकिस्तान से होती तो क्या चाहिए? हथियार चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने आपको हथियार दिया? हथियार दिया। ये हथियार है उस लड़ाई लड़ने का। लेकिन लड़ाई लड़ते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, लड़ाई लड़ने का जो तंत्र है वो तंत्र ये है कि पहले दुश्मन का पहचान करो, आइडेंटिफाई द एनिमी। दुश्मन की पहचान करो। दुश्मन की पहचान किए बिना किससे लड़ोगे? भाई लड़ना तो है, लेकिन उसकी पहचान होनी चाहिए ना कि दुश्मन कौन है मेरा। तो डॉक्टर पहले पहचान करो दुश्मन कौन है, फिर अगर इधर ही बैठा है तो उसको अलग थलग करो। क्योंकि अगर आपको गोली मारनी है, मतलब ये वाली है, गोली मारनी मतलब कौन सी वाली? ये उंगली वाली, और इधर ही बैठा है बीच में, तो जिसको गोली मारना चाहते हैं उसको लगने के बजाय किसी और को लग सकती है। तो पहले उसको, दुश्मन को पहचानो, फिर उसको अलग थलग करो। पहले पहचानो, अलग थलग करो, और फिर गोली। तो फिर कौन मरेगा? वही मरेगा। तो ये जो बैठे हुए 70 साल से सेंडी वाले, ये जो हमारे अधिकार नहीं दे रहे, हमारे लोगों को 2 समय की रोटी नहीं मिल रही है, तो इनको पहले पहचानो, इनको अलग थलग करो। तो ये कांग्रेस में, ये बीजेपी में, ये कम्युनिस्टों में, ये आम पार्टी में सब बैठे हुए हैं। और जो हम में से कुछ उनके साथ गए हैं, वो उनके चमचेगिरी कर रहे हैं, उनके पेट भर गए, लेकिन समाज को कुछ भी नहीं मिला। ये स्थिति है हमारे समाज की। तो इसलिए उसको पहचानो, अलग करो, और फिर ऐसा करने के लिए ये जो अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है, इसका सही इस्तेमाल करो। ये अगर करते हो तो अधिकार, और नहीं करते हो तो फिर इसे चलेगा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये
कौन सा शहर है? रुड़की है। हाँ, ये पिरान किलर कलियर विधानसभा। तो ये रुड़की का एक बच्चा यंग, ये अजय के जैसा, अजय खड़ा हो जा। अजय नहीं क्या? अरे ये नहीं, ये अजय नहीं, वो तुम क्या नाम बोलते हैं? अनुज जैसे यंग लड़का मोटरसाइकिल से निकला। कहां जाने के लिए? ये जाने के लिए निकला अल्मोड़ा मोटरसाइकिल पे। ये देहरादून तक गया, मोटरसाइकिल पे गया। अल्मोड़ा का रास्ता उसको पता नहीं। तो आपके जैसा एक सामने देखा, दो रास्ते निकल आए। तो पूछा, बाबूजी, आपके जैसा बुजुर्ग बैठा था वहां, उससे पूछा कि बाबूजी अल्मोड़ा जाने का रास्ता कौन सा है? तो बुजुर्ग ने बोला, बेटा ये दोनों रास्ते जाते हैं, ये दोनों रास्ते अल्मोड़ा ही जाते हैं, लेकिन ये वाला रास्ता है ना लंबा है, लेकिन इस रास्ते से जाओगे तो सुरक्षित पहुंच जाओगे, और ये दूसरा रास्ता जो है छोटा है, लेकिन मैं नहीं गारंटी दे सकता आपको कि आप सुरक्षित पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। लेकिन वो यंग लड़का मोटरसाइकिल पे था, तो लगा यार क्या है, छोटे रास्ते से निकल गया। घर वालों ने टेलीफोन किया अल्मोड़ा में, बोला बच्चा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोला नहीं पहुंचा। बाद में पता चला कि उसका मर्डर हो गया। तो अब आप लोग मुझे बताइए, इसके लिए जिम्मेवार जो बुजुर्ग बैठा था रास्ते पे, वो है या वो लड़का? कौन? लड़का है। वो मरने के लिए वो लड़का ही जिम्मेवार है, बुजुर्ग तो नहीं है ना। तो बता दिया था उसने, तो मैंने भी आप लोगों को बता दिया, मैंने भी आप लोगों को बता दिया। तो इधर से जाओगे तो सेफ पार्लियामेंट में पहुंच जाओगे और आपके अधिकार आपको, और अगर आप इधर से जाते हो तो लड़के जैसा हाल होना। अब आप डिसाइड करो, मेरा तो काम इतना ही था। इसलिए मैं चाहता हूं ये जो हमारा अजय यहां से जो खड़ा है, इसको आप वहां भेजो। तो ये जो चाबी है, ये वो कुंजी है, ये चाबी है उस तिजोरी की। और इसको मानते हैं कि भाई अजय, ये कलियर, क्या कलियर, कलियर से जो तूने चाबी लाया, वो जरा दो भाई ताला खोलना है। मुख्यमंत्री को नहीं दिया ये अधिकार, मुख्यमंत्री के पास चाबी नहीं दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, प्रधानमंत्री के पास चाबी नहीं दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। उनको पता था कि ये लोग इसका गैर इस्तेमाल करेंगे, चाबी आप लोगों को दिया। ये लो भाई चाबी, अभी तुम्हारा कल्याण कर लो। तो इसको पूछेंगे कि वो लाया कलियर से चाबी, तो दो भैया। तो ये बोलेगा भाई हमारा इतना 90% पहले दो, तिजोरी में जो है उसका 90% हमारा है, 90 है, पहले 90 बाजू में रखो, तो चाबी नहीं तो नहीं दूंगा। चाबी नहीं देगा, ताला नहीं खुलेगा। 90% देना पड़ेगा, ताला खुलेगा, और पैसा हमारे घर में हमारे बाल बच्चों की शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, बाल बच्चों की नौकरी, ये सब मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये सब कुछ चाहिए, तो फिर इसको भेजना है। भेजना, भेजोगे कि नहीं भेजोगे इसको असेंबली में? तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा, अभी आप यहाँ 30-35 लोग हैं, 30-35 लोगों से चला जाएगा ये। तो 30-35 से तो हर एक के घर में कम से कम 4-5 वोट होंगे, वो मिलने चाहिए। और उन्होंने, आपके जो रिश्तेदार है, आपके दोस्त भाई है, आपके संगे सोयरे हैं, उनको बोलो कि एक बूढ़ा आदमी, मैं बूढ़ा हूं, आपकी कितनी उम्र है? 80, और आपकी लगभग इतनी है। इतनी, तो मैं भी आपसे छोटा हूं, पर 71 साल का बूढ़ा मैं हूं। तो बोलना, मुंबई से एक बूढ़ा आया था,
और ऐसा बोल के गया कि अगर ऐसा करोगे तो अधिकार मिलेंगे, नहीं तो मिलने वाले नहीं है। अगर उन लोगों को भी आप समझा दोगे तो फिर हमारा काम होगा और अजय विधान भवन में जाके बैठेगा और ये फिर आपके अधिकार दिलाएगा। ठीक है, ओके। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े विस्तार से आप लोगों को वोट का महत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया। अब मैं मान्यवर हमारे पिरान कलियर के भावी प्रत्याशी हमारे सहयोग से माननीय अजय कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो संबोधन के साथ एक अपील के साथ इस सभा की समाप्ति भी करेंगे और आप लोगों से अपील भी रखें। माननीय अजय कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीडी बोरकर जी के लिए समय निकाला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दयाराम जी के लिए समय निकाला और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोगों ने अपना समय उस जानकारी के लिए दिया जिसका शायद मुझे लगता है अभी तक अभाव था। और आप लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से, तमाम लोगों से बात करके ये निर्णय आया कि अजय को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये मुझे समाज की ओर से मिली है, आप लोगों के द्वारा ये अवसर मिला है, भारतीय संविधान के द्वारा ये अवसर मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि मुझे भी पता है कि 70 सालों से जो हक अधिकार हम लोगों को मिलने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं ना मिल पाने के कारण हम लोग आज इस समस्या में हैं। और मुझे पूरा एहसास है कि आज अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की जितनी भी समस्या है भारत के सभी लोगों के लिए, वो कैसे खत्म होगी? वो तभी खत्म हो पाएगी जब उस समस्या को समझने वाले लोग होंगे। क्योंकि समस्या का ना समझना भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप महसूस करेंगे कि मेरे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा तो समस्या है, नहीं महसूस करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं अपने तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की ये समस्याएं महसूस थी और मैं भी इस नेतृत्व के लिए तैयार हुआ। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है अपने समाज के लोगों के लिए ये काम करने की। इसलिए भी मैं तैयार हुआ, क्योंकि अगर हम सब लोग ऐसे अगर डिले करते रहे तो आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ चला गया। आज हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय वोट के अधिकार के। अगर आप लोग अभी भी ना ये बात समझें तो मुझे लगता है कि ये भी शायद ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। वोट का अधिकार भी ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जैसे सर ने अभी बताया था कि वोट का अधिकार कैसे मिला, ये कब तक स्थिर रहेगा? जब तक हम लोग जागरूक रहेंगे कि ये कैसे बच सकता है। हम लोग अपने अधिकारों के प्रति कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार हो गए, सोचने लगे कि ये पड़ोस से होगा, उधर से होगा, उधर से होगा, लेकिन इस जानकारी के अभाव के कारण वो चला गया। क्या ये वोट के साथ नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि वोट के साथ भी ऐसा हो सकता है जब हमारे सरकारी सेक्टर बिक गए, जिनके लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे पढ़ा करके, क्या आप लोग उधर जाओगे, नौकरी करोगे? संविधान ने उधर जिम्मेदारी लगाई है, क्या आप लोगों को भी आपके हक अधिकार मिलेंगे? लेकिन अगर वो भी चले गए
तो ये वोट का अधिकार ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। तो संगठन ने ये जो जिम्मेदारी दी है ये मैं आप लोगों के साथ मिलकर के निभाना चाहता हूं, लेकिन इस सब के लिए मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति